आज हम इतिहास की एक ऐसी पहेली पर बात कर रहे हैं जो हजारों साल से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सच कहूं तो हैरान करती आई है। सिंधु घाटी सभ्यता, हम सब ने इसके बारे में पढ़ा ही है। शानदार शहर, सीधी सड़कें, बेहतरीन नालियां और दुनिया भर से व्यापार। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? तो आज की हमारी चर्चा का सवाल यही है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता वाकई एक शांतिप्रिय व्यापारियों का समाज था, जैसा कि हमें हमेशा बताया गया है, या फिर इस शांत सतह के नीचे एक ताकतवर, एक योद्धा संस्कृति भी पनप रही थी, जिसके सबूत अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हमारी ये पूरी बातचीत स्रोत सामग्री में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों और उनकी अलग अलग व्याख्याओं पर आधारित होगी। मेरा मानना है कि भारी सबूत आज भी यही दिखाते हैं कि यह सभ्यता व्यापार और नागरिक जीवन को सबसे ऊपर रखने वाला एक अनोखा और काफी हद तक शांतिपूर्ण समाज था। और मैं इसी विचार को चुनौती दूंगा। मेरा तर्क ये है कि हाल की कुछ खोजों ने इस पुरानी, थोड़ी कह सकते हैं आदर्शवादी तस्वीर को तोड़ दिया है और हमें ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल, ताकतवर और सैन्य रूप से सक्षम थे। देखिए, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की महानता की बात करते हैं तो हम उसके पिरामिडों या उसकी जीती हुई लड़ाइयों की बात नहीं करते। हम उसके शहरों की बात करते हैं, उसकी नागरिक उपलब्धियों की। मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विशाल शहरों की खुदाई में ही छिपा है। दशकों की खुदाई के बाद भी हमें वहां से क्या नहीं मिला है? हमें बड़े पैमाने पर हथियार नहीं मिले। तलवारें, ढाल, कवच, ये सब लगभग गायब हैं। जो छोटी मोटी तांबे की छुरी या भाले की नोक मिली भी हैं, वो शिकार के औजार भी हो सकते हैं या रोजमर्रा के काम की चीजें। इसके उलट हमें मिला क्या है? हमें बच्चों के खिलौनों का एक तरह से खजाना मिला है। मिट्टी की बनी छोटी छोटी बैलगाड़ियां, जानवरों की शक्ल वाली सीटियां और शतरंज जैसे खेल के बोर्ड। जरा इस फर्क को समझिए। जब मिस्र में फराओ अपनी ताकत दिखाने के लिए विशाल मकबरे और युद्ध के स्मारक बनवा रहे थे, उसी समय सिंधु घाटी के लोग अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी सीटियां और बैलगाड़ियां बना रहे थे। ये जो प्राथमिकताओं का फर्क है ना, यही इस सभ्यता को मानव इतिहास में अनोखा बनाता है। और सिर्फ यही नहीं, वहां आलीशान महल, राजाओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां या भव्य मंदिर भी नहीं है। सबसे बड़ी इमारत जो हमें मिली है वो है ग्रेट बाथ, एक सार्वजनिक स्नानागार। ये दिखाता है कि समाज किसी राजा या देवता की पूजा पर नहीं, बल्कि सामुदायिक जीवन और सफाई जैसी चीजों पर केंद्रित था। ये एक ऐसा मॉडल है जो सहयोग पर आधारित था, संघर्ष पर नहीं। आपने जो तस्वीर खींची है वो बहुत सुंदर है और सालों तक हम सब इतिहासकार इसी तस्वीर पर यकीन करते आए हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये तस्वीर या तो अधूरी है या शायद गलत है। इसे सिर्फ एक शांतिप्रिय व्यापारी समाज कहकर हम उसकी जटिलता को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब मैंने पहली बार 2018 में उत्तर प्रदेश के सोनौली की खोज के बारे में पढ़ा तो सच कहूं मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये उन खोजों में से एक है जो आपको इतिहास के बारे में अपनी पूरी समझ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। वहां हमें क्या मिला? हमें शाही ताबूतों के साथ युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रथ मिले, और ये कोई सजावटी रथ नहीं थे, बल्कि हल्के और तेज चलने वाले असली युद्ध रथ थे। उनके साथ तांबे की मजबूत तलवारें, ढालें और हेलमेट भी मिले हैं। ये करीब 4000 साल पुरानी खोज है। ये इस बात का सीधा और ठोस सबूत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पास एक योद्धा वर्ग था और उनके पास उस समय की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक थी। अब आप ही बताइए, क्या ये खिलौने बनाने वाले समाज की निशानी है? और फिर उस सभ्यता के फैलाव को देखिए, लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर। मिस्र और मेसोपोटामिया को मिलाकर भी इतना बड़ा इलाका नहीं बनता। इतने बड़े क्षेत्र में ईंटों का आकार एक जैसा, वजन के बाट एक जैसे, सड़कों की चौड़ाई एक जैसी। क्या ये सिर्फ आपसी समझ से मुमकिन है? मेरे गले तो ये बात नहीं उतरती। इस तरह का मानकीकरण बिना किसी मजबूत केंद्रीय ताकत के लागू करना और सदियों तक बनाए रखना नामुमकिन है। ये एक ऐसे संगठित और शक्तिशाली वर्ग की ओर इशारा करता है जिसके पास इसे लागू करवाने की ताकत भी थी, यानी सैन्य शक्ति। आपने सनौली का जो उदाहरण दिया वो वाकई में सोचने पर मजबूर करता है।
मैं इस खोज के महत्व को कम नहीं कर रही, ये सच में एक बड़ी खोज है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या हम एक अकेली खोज मतलब एक जगह मिले सबूतों के आधार पर उन हजारों कलाकृतियों और दशकों के काम को नजरअंदाज कर सकते हैं जो हमें एक अलग कहानी सुना रही हैं? हो सकता है सनौली एक अपवाद हो, शायद वो किसी सीमावर्ती इलाके का मामला हो जहां लड़ाइयों का खतरा ज्यादा था, या ये भी हो सकता है कि ये सबूत सभ्यता के आखिरी दौर के हों, जब समाज बिखर रहा था और लड़ाइयाँ आम हो गई थीं। हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे विशाल, अमीर और आबादी वाले शहरों पर ध्यान देना होगा। अगर वहाँ एक योद्धा वर्ग था तो वो रहता कहाँ था, उनके हथियार कहाँ हैं? इन बड़े शहरों की किलेबंदी भी मेसोपोटामिया के शहरों के मुकाबले बहुत कमज़ोर है। ऐसा क्यों? और जहाँ तक कला की बात है, मोहनजोदाड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति को देखिए। वो सिर्फ एक कलाकृति नहीं, इसकी खड़े होने का अंदाज, चेहरे पर जो आत्मविश्वास और निडरता है, वो एक ऐसे समाज को दिखाता है जहाँ कला और संस्कृति की इज्जत थी, जहाँ औरतों का एक खास मुकाम था। वो किसी डरे हुए या सैन्य समाज की पैदाइश नहीं लगती। वो सांस्कृतिक आत्मविश्वास का प्रतीक है, न कि सैन्य ताकत का। ये एक दिलचस्प दलील है, पर इतिहास गवाह है कि अक्सर एक खोज ही पूरी कहानी को बदल देती है। सनोली को एक अपवाद मानना मुझे लगता है खुद को एक आसान जवाब देकर बहलाने जैसा है। ये मानना ज्यादा तर्कसंगत है कि अगर एक जगह पर युद्ध रथ बनाने की तकनीक और उसे चलाने वाले योद्धा मौजूद थे, तो ये ज्ञान और क्षमता पूरी सभ्यता में कहीं ना कहीं फैली होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोने में लोग रथ बना रहे हों और राजधानी में बैठे लोगों को पता ही ना हो। और रही बात शहरों में हथियार ना मिलने की, तो ये एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस वाला मामला है। यानी सबूत का ना मिलना उसके ना होने का सबूत नहीं होता। हो सकता है युद्ध शहरों से दूर सीमाओं पर लड़े जाते हो सकता है कि उनके शस्त्रागार या वो हथियार बनाने की कार्यशालाएं अभी तक हमें मिली ही ना हो। और आपकी डांसिंग गर्ल वाली बात, रोमन कला में भी आपको खेतों में काम करते किसानों और शांति के बहुत सुंदर दृश्य मिलेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि रोम एक शांतिप्रिय समाज था? के अस्तित्व को नकारता नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर एक ज्यादा जटिल और सच्ची तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, तो फिर उस मानकीकरण पर आते हैं जिसकी आपने बात की थी। मैं मानती हूँ कि ये एकरूपता हैरान करने वाली है, लेकिन इसका एकमात्र जवाब एक तानाशाही या सैन्य शासन ही हो, ये जरूरी तो नहीं है। इसका एक और ज्यादा परिष्कृत जवाब हो सकता है, स्व अनुशासन और साझा हित। सोचिए एक विशाल व्यापारिक नेटवर्क के बारे में। अगर पूरे नेटवर्क में बाट और माप एक जैसे होंगे, ईंटों का साइज एक जैसा होगा, तो व्यापार करना कितना आसान हो जाएगा। हो सकता है ये नियम किसी राजा ने तलवार के जोर पर लागू न करवाए हों, बल्कि शक्तिशाली व्यापारिक संघों या शहर की परिषदों ने आपसी सहमति से बनाए हों। ये एक सहकारी मॉडल है जो उस समाज की शांतिप्रिय प्रकृति से ज्यादा मेल खाता है। लोथल में मिला विशाल डॉकयार्ड जो समय दुनिया का पहला ज्वारीय बंदरगाह हो सकता है, और मेसोपोटामिया में मिली हड़प्पा की मोहरें, ये सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि सभ्यता का मुख्य ध्यान व्यापार था, विजय नहीं। उन्होंने अपनी ऊर्जा दुनिया से जुड़ने में लगाई, दुनिया को जीतने में नहीं। माफ कीजिएगा, पर यह बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, हकीकत में उतनी ही अविश्वसनीय है। स्वानुशासन, आपसी सहमति, 10 रात वर्ग किलोमीटर के इलाके में जहां अलग अलग संस्कृतियों और समुदायों के लोग रहते होंगे, वहां सदियों तक सिर्फ आपसी सहमति से इतने कड़े मानक बनाए रखना, ये एक आदर्शवादी सपना है, यथार्थ नहीं। मानव स्वभाव ऐसा नहीं है। व्यापार में हमेशा धोखेबाजी का डर रहता है। कोई तो होगा जो नियमों को लागू करवाता होगा, जो विवादों का निपटारा करता होगा। और सनौली में मिले शाही ताबूत इसी तरफ इशारा करते हैं। ये किसी आम व्यापारी की कब्रें नहीं थी, ये साफ तौर पर एक कुलीन, एक शासक वर्ग के अस्तित्व का संकेत हैं जो बाकी समाज से ऊपर था। और इतिहास में शासक वर्ग का काम क्या होता है? नियंत्रण रखना, और नियंत्रण बिना ताकत के नहीं आता। व्यापार और ताकत हमेशा साथ साथ चलते हैं। अपने व्यापारिक मार्गों की हिफाजत के लिए, समुद्री डाकुओं से बचने के लिए और अंदरूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें एक सैन्य शक्ति की जरूरत पड़ी ही होगी। वो व्यापारी जरूर थे, लेकिन भोले भाले व्यापारी नहीं थे। अपने नियंत्रण और ताकत की बात की, लेकिन चलिए उस चीज की बात करते हैं जो इस सभ्यता को सबसे अलग बनाती है, उसकी स्थिरता। लगभग 700 साल का
एक ऐसा दौर जिसमें कोई बड़े युद्ध, शहरों का जलना या साम्राज्यों के बनने बिगड़ने के कोई सबूत नहीं मिलते। इतिहास में ऐसा शांत और स्थिर काल ढूंढना लगभग नामुमकिन है। ये स्थिरता ही उनकी शांति प्रिय प्रकृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर वहां कोई योद्धा वर्ग होता तो क्या वो चुपचाप बैठा रहता? क्या महत्वाकांक्षा जन्म नहीं लेती? क्या वो पड़ोसी इलाकों को जीतने की कोशिश नहीं करते? लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। उनका पूरा ध्यान बाहरी दुनिया से व्यापार करने पर था। वो मेसोपोटामिया से व्यापार कर रहे थे, ओमान से तांबा मंगा रहे थे। उनकी सफलता का राज सैन्य प्रभुत्व नहीं बल्कि आर्थिक सहयोग और सह अस्तित्व था। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जो लड़ाई पर नहीं बल्कि लेन देन पर आधारित था। मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूँ। हो सकता है हम शांति का मतलब ही गलत समझ रहे हों। क्या 700 साल की ये शांति उनकी कमजोरी का संकेत थी या उनकी जबरदस्त ताकत का? हो सकता है कि कोई बड़ा अंदरूनी संघर्ष इसलिए नहीं हुआ क्योंकि केंद्रीय सत्ता इतनी मजबूत थी कि उसने किसी भी विद्रोह को सिर उठाने ही नहीं दिया। और शायद कोई बाहरी ताकत उन पर हमला करने की हिम्मत इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उनकी सैन्य शक्ति का दबदबा इतना ज्यादा था कि सब उनसे डरते थे। इतिहास में अक्सर सबसे शांतिपूर्ण दौर वही होता है जब एक शक्ति इतनी ताकतवर हो जाए कि कोई उसे चुनौती न दे सके। इसे पैक्स रोमाना या पैक्स ब्रिटानिका कहते हैं। शायद ये पैक्स हड़प्पा न था, एक ऐसी शांति जो ताकत के दम पर कायम की गई थी। सनौली के रथ और तलवारें रखने वाले योद्धा इस बात का सबूत हैं कि वे अपनी शांति और अपने व्यापार की हिफाजत करना जानते थे। उनकी शांति उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनकी ताकत का नतीजा हो सकती है। तो संक्षेप में मेरा अब भी यही मानना है कि सबूतों का पलड़ा, खास तौर पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विशाल शहरी केंद्रों से मिले सबूतों का, एक ऐसे समाज की तरफ झुकता है जिसने नागरिक जीवन, सफाई और व्यापार को युद्ध और संघर्ष से कहीं ऊपर रखा। उनकी असली विरासत उनकी योजनाबद्ध सड़कें, उनकी अद्भुत जल निकासी व्यवस्था और द ग्रेट बाथ जैसी सामुदायिक इमारतें हैं, न कि किले या हथियार। सनौली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहेली का टुकड़ा है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये उस पूरी तस्वीर को नहीं बदल सकता जो दशकों की खोज ने हमारे सामने रखी है। ये एक सवाल खड़ा करता है पर पुराने सारे जवाबों को मिटा नहीं देता। और मेरा निष्कर्ष यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की हमारी पुरानी समझ अब अपर्याप्त है। सनौली जैसी खोजें हमें स्थापित धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती हैं। ये मानना कि वो लड़ना नहीं जानते थे या उनके पास एक ताकतवर योद्धा वर्ग नहीं था, अब ये संभव नहीं है। ये सभ्यता साफ तौर पर हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल थी, जिसमें शांतिपूर्ण व्यापार और नागरिक उपलब्धियों के साथ साथ एक सुसज्जित और सक्षम सैन्य शक्ति भी मौजूद थी। उस शांति प्रिय व्यापारी की छवि अब एक रोमांटिक कल्पना लगती है, पूरी हकीकत नहीं। और ये चर्चा यही दिखाती है कि इतिहास कोई पत्थर पर लिखी हुई कहानी नहीं है। ये एक जिंदा पहेली है जो हर नई खोज के साथ अपना रूप बदलती है। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक शांतिप्रिय व्यापारिक समाज थी या एक जटिल शक्तिशाली साम्राज्य भी, ये सवाल शायद अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। बिल्कुल, और यही बात इसे इतना रोमांचक बनाती है। स्रोत सामग्री में मौजूद साक्ष्य हमें इस महान और प्राचीन संस्कृति की गहराई को और ज्यादा समझने और उसकी सरल व्याख्याओं से परे देखने के लिए मजबूर करते हैं। असली कहानी शायद इन दोनों विचारों के बीच में कहीं छिपी है।